डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पर्ल कल्चर। मोती या मुक्ता एक कठोर पदार्थ है जो मुलायम ऊतकों वाले जीवों द्वारा पैदा किया जाता है। रासायनिक रूप से मोती सूक्ष्म क्रिस्टलीय रूप में कैल्शियम कार्बोनेट है जो जीवों द्वारा सकेंद्रीय स्तरों में निक्षेप द्वारा बनाया जाता है। आदर्श मोती उसे माना जाता है जो पूर्णतः गोल हो, चिकना हो और उसमें चमक हो, और इनकी साइज़, शेप और इनकी जो कंट्रास्ट कलर्स, चमक आदि से इनकी रेट डिसाइडेड होती है। अच्छी गुणवत्ता वाले प्राकृतिक मोती प्राचीन काल में ही बहुत मूल्यवान थे। इनका रत्न के रूप में उपयोग किया जाता था और सौंदर्य प्रसाधन की जो वस्तुएं हैं उनमें भी उपयोग किया जाता था। पर्ल ऑयस्टर्स जो हैं जिससे कि मोती निकाले जाते हैं, उनकी बहुत सारी स्पीसीज़ हैं। टेक्सोनॉमी या उनका वर्गीकरण में किंगडम एनिमेलिया है, मोलस्का फाइलम के हैं ये, बाइवॉल्विया जिनमें कि दो ये कवच होते हैं या इनका एक्सोस्केलेटन होता है या जिसे कहते हैं बाह्य आवरण, वो दो कपाट से मिलकर, दो कवच से मिलकर बना होता है। और इनका जो ऑर्डर है वो टेरिडोइडिया, PTERIO आइडिया, तो इसको टी से प्रोनाउंस करते हैं। फैमिली है टेरिडिया और जीनस है पिंकटेडा। मोती तीन प्रकार के होते हैं। केविटी मतलब इनको किस प्रकार से बनाया जाता है या किस प्रकार से बने हैं उनके अकॉर्डिंग। इनमें जो सीप होता है उनके अंदर किसी पदार्थ को इंसर्ट किया जाता है या मैकेनिकली तरीके से खुद फॉर्सेप या सीजर की सहायता से उनके अंदर एक किसी भी पदार्थ को इंसर्ट किया जाता है जिससे उस मोती का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार के मोती अधिकतर अंगूठी या लॉकेट बनाने में काम में आते हैं और इनकी जो कीमत होती है कुछ कई हज़ारों तक होती है। गोनेट इसमें कि प्राकृतिक रूप से बनाया जाता है और यह अधिक चमकदार और सुंदर होता है। इनकी कीमत कुछ हज़ार से 50,000 तक मानी जाती है, होती है। और तीसरा है मेंटल टिश्यू। मेटल जो कि उसके अंदर उपस्थित होता है उसी को मेंटल टिश्यू कहा जाता है। इसमें सीप के अंदर सीप की बॉडी का हिस्सा ही डाला जाता है। इस मोती का उपयोग खाने के पदार्थों जैसे मोती भस्म, च्यवनप्राश व टॉनिक बनाने में होता है। बाजार में इसका सबसे ज़्यादा मांग है। घोंघा नाम का एक जंतु जिसे कि जो मॉलस्क में है, अपने शरीर से निकलने वाले चिकने पदार्थ, तरल पदार्थ द्वारा अपने जो एक्सोस्केलेटन है, बाहरी आवरण, उसका निर्माण करता है। इसका जो एक्सोस्केलेटन होता है उसको सीपी कहा जाता है। जैसे हम लोग अधिकतर शंख कहते हैं, वो उस जीव का बाहरी आवरण है या उसका एक्सोस्केलेटन। जैसे हमारे अंदर होता है स्केलेटन, वैसे उनके बाहर होता है, जो उनका कोमल जो शरीर है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। जो घोंघे हैं उनकी बहुत अधिक किस्में पाई जाती हैं और ये बहुत ही अलग अलग कलर्स के पाए जाते हैं। इनका कल्चर करने के लिए इनको कलेक्ट किया जाता है किसी भी वाटर सोर्स से, मीठे पानी के सोर्स से, और कलेक्ट करने का जो इनका आइडियल साइज़ है वो 8 सेंटीमीटर के करीबन होता है। इनको रखा जाता है और इनके एग्स जो होते हैं उनको फर्टिलाइज्ड होने दिया जाता है और लार्वा वगैरह को एक सूटेबल इन्वायरमेंट के अंदर कल्चर किया जाता है जिससे अच्छी जो मात्रा है उसमें ये डेवलप हो सकें। ऑयस्टर्स को जो इनका वाटर बॉडी है या खाने का जो पदार्थ है, वैसे तो उनको नेचुरल उसमें रखा जाता है, लेकिन जो इनके लार्वा वगैरह होते हैं उनको स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है ताकि वो एक बार ठीक से डेवलप हो जाए। उसके बाद उनको आगे जो वाटर सोर्स है उसमें डाला जाता है। टैंक बनाए जाते हैं इनके लिए बाकायदा। घोंघे की मोती बनाने वाली किस्म बाइवॉल्विया होती है और इनको एस्टर घोंघा सर्वाधिक मोती बनाता है। वायु, जल, भोजन की आवश्यकता पूर्ति के लिए कभी कभी
घोंगे जब अपने शेल्फ के द्वारा को खोलते हैं, द्वार को, उनका जो बाइवॉल होता है, जब वो उसको खोलते हैं तो उसके अंदर कुछ पदार्थ चले जाते हैं। ये कोई भी पदार्थ हो सकता है, रेत के कारण, कीड़े मकोड़े आदि कुछ भी हो सकता है। और फिर जो घोंगे होते हैं, इनकी त्वचा द्वारा कुछ पदार्थ निकलता है जो उसको आवृत करता है और उसके ऊपर परत दर परत चढ़ती जाती है, जिससे कि वो एक मोती की फॉर्म में आ जाता है। ये ऑयस्टर्स हैं जिनको कलेक्ट करके रखा गया है। अब इनमें इंसर्ट किए जाएंगे कोई भी फॉरेन बॉडी, क्योंकि हम इनको आर्टिफिशियली कल्चर कर रहे हैं, क्योंकि जो नेचुरल प्रोसेस है उसमें बहुत लंबा समय लगता है, सालों लग जाते हैं, और कहीं ज़रूरी नहीं है कि उनमें वो चीज़ डेवलप भी हो जाए। तो आर्टिफिशियल तरीके से इनमें इंसर्ट किया जाता है और इनको फिर सेपरेट किया जाता है। इंसर्ट करने के बाद एक जो घोंगा है उसमें काफ़ी सारे मोती प्राप्त किए जा सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे रेत के कारण या कुछ भी जो पदार्थ है उसको इंसर्ट किया गया है, जिससे इनका मोतियों का नंबर ज़्यादा है। मोती की खेती के लिए सबसे अनुकूल मौसम विंटर्स होती हैं, वो भी अक्टूबर से दिसंबर तक, और इसमें बहुत कम क्षेत्र में ही हम काफ़ी मात्रा में मोतियों की खेती कर सकते हैं। 0.4 हेक्टेयर जैसे छोटे तालाब में 25,000 तक मोती का उत्पादन किया जा सकता है। और इनको जैसे पहले बताया कि इनको इन वाटर सोर्स जैसे कि नदी, तालाब आदि से इकट्ठा किया जाता है, या फिर इनको ख़रीदा भी जा सकता है और फिर उनको मीटिंग करा के क्योंकि ये पानी में अपने अंडे देते हैं और उसी के अंदर शुक्राणु भी स्रावित किए जाते हैं, तो वहाँ से उनको कलेक्ट करके उनको निषेचित कराया जाता है। उसके बाद जब उनको इंसर्ट कर दिया जाता है तो डेवलप होने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, टेम्परेचर होता है। उसके लिए ये इस प्रकार की जाल जैसी संरचना होती है, ये नायलॉन के होते हैं, और ये पानी में एक जो रस्सियाँ होती हैं उनके द्वारा इनको लटका दिया जाता है। और आवश्यक फूड वैसे तो जो वाटर बॉडीज़ होती है उनमें होता ही है, लेकिन फिर भी जब स्पेशल केयर के लिए उनकी जो लार्वा वगैरह होता है उनको अलग फीड कराया जाता है टैंक में डाल के। इसके बाद प्रत्येक सीप की छोटी, अब यहाँ जब ये पूरे अच्छे से डेवलप हो चुके होते हैं तब इनमें शल्य क्रिया के द्वारा 4 से 6 मिलीमीटर व्यास के कुछ भी डिज़ाइनर बीड्स डाल सकते हैं। अगर हम को किसी डिज़ाइन का चाहिए या कोई भी जो इंडस्ट्रियल तरीके से इनका डेवलपमेंट करते हैं, तो वो इस प्रकार के कुछ डिज़ाइनर बीड्स होते हैं उनके पास, वो डाल देते हैं और उसको सीपी को बंद कर देते हैं। और बाद में 10 दिनों के लिए एंटीबायोटिक या प्राकृतिक चारे पर रखा जाता है, क्योंकि हमने कोई बाहरी पदार्थ डाला है तो उसके अगेंस्ट वो उसमें कुछ इस प्रकार की क्रिया हो सकती है, वो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो वो बाह्य पदार्थों को एक्सेप्ट कर सके, इसलिए एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है ताकि वो उसको अपने अंदर समाये रखे और उसके ऊपर लेयर चढ़ती रहे। ये इस प्रकार की बीड्स हैं जिसको डाला जाता है, और डालने के पश्चात जब वो पूरा मोती बन जाता है एक टाइम पीरियड के, क्योंकि वैसे तो कई मैक्सिमम 1 ईयर 10 मंथ्स ऐसे या उससे भी ज़्यादा समय लगता है, तो वो तो डिपेंड करता है कि किस प्रकार के हैं, क्या ड्यूरेशन है, खारे पानी का है या मीठे पानी का है, साइज़ क्या है मोती का, इसके अकॉर्डिंग वेरी करता है हर चीज़ में। तो उन ऑस्टर्स को अगर हमने इंसर्ट किया तो उन ऑस्टर्स को मारा नहीं जाता, उनमें से शल्य क्रियाओं द्वारा वापस निकाल लिया जाता है और उनको वापस कल्चर में यूज़ में ले लिया जाता है। ये जैसे कि इस प्रकार से ये सीज़र और ये नीडल की ये जो स्पैक्यूला होता है उसकी सहायता से इसके बाइवॉल्व को खोला जा रहा है और उसके जो मेंटल वाला पोर्शन है उसके अंदर जो बीड्स है उसको इंसर्ट किया जा रहा है। रोज़ाना इसका निरीक्षण किया जाता है और मृत जो सीप होते हैं उनको हटा दिया जाता है। अब इन सीपों को तालाब में डाल दिया जाता है। इसके लिए क्योंकि अब क्या है, हमने जब उसमें इंसर्ट किया तो कई जो सीप होते हैं उनकी डेथ मर भी जाते हैं, वो तो जो मृत होते हैं उनको हटा दिया जाता है क्योंकि वो बाकी को डिस्ट्रॉय करेंगे, और जो अब सीप है उनको पानी में डाल दिया जाता है, तालाब में डाल दिया जाता है और नायलॉन के बैग में रखा जाता है, जैसे कि अभी हमने पीवीसी पाइप वगैरह से लटका दिया जाता है। तालाब में इनको 1 मीटर की गहराई के अंदर छोड़ा जाता है। प्रति हेक्टेयर 20,000 से 30,000 सीप की दर से इनका पालन किया जा सकता है। अंदर से निकलने वाले पदार्थ नाभिक के चारों ओर जमने लगते हैं, जो अंत में मोती का रूप ले लेते हैं। लगभग 8 से 10 माह में
सीप को चीरकर मोती निकाल लिया जाता है। ये है इसका पर्ल फॉर्मेशन की प्रक्रिया। ये ऑस्टस का लेयर है जिसमें कि ये बाहर की इसकी आवरण है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई, और ये मदर ऑफ पर्ल है लेयर। इसके अंदर ये यहाँ पर इंसर्ट किया जाता है। इंसर्ट करने के बाद इसके चारों तरफ ये लेयर जमती जाती है, बनती जाती है, और लेयर के लास्टली ये यहाँ से सेपरेट होकर एक मोती का फॉर्मेशन कर लेता है, जो कि इस प्रकार से नज़र आते हैं। एक सीप जो होता है वो 8 से 12 रुपए का आता है, और बाज़ार में 1 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर सीप के मोती के दाम करीब 300 रुपये से लेकर 1500 रुपये हैं। और आजकल डिज़ाइनर मोती बहुत पसंद किए जाते हैं, और कुछ जो सीप होते हैं उनका जो शेल होता है वो भी सजावट के काम आता है। इन सीपों को सजावट में जैसे कई मूर्तियाँ बनती हैं, कुछ ज्वेलरीज बनती हैं, इस प्रकार से मोती के झालर वगैरह बनाए जाते हैं। तो मोती भी काम का है, और जो बाहरी आवरण सीप का शेल है वो भी बहुत उपयोगी है। तो ये बहुत ही कम लागत में अच्छा व्यवसाय है। मोती पालन के जो फ़ायदे हैं वो ये बहुत ही कम क्षेत्र में हो सकता है, और क्योंकि पानी के अंदर लेयर्स में रहता है ये, इसकी जो कल्चर के लिए जो नायलॉन के बैग्स होते हैं या जाली होती है वो एक लेयर्स में या रैक्स में रख सकते हैं, और उसको समय समय पर सफाई करनी पड़ती है, और बहुउद्देशीय योजना के लाभ ले सकते हैं, क्योंकि हम तालाब में करें मछली भी पाल सकते हैं, इनको भी पाला जा सकता है। ज़मीन में जल स्तर को बढ़ाकर सरकार की मदद ले सकते हैं। बचे हुए सामान को हस्तकला में उपयोग में बढ़ाया जा सकता है, और मोती के आभूषण के साथ मदर ऑफ पर्ल का भी फ़ायदा ले सकते हैं। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ ये बिल्कुल सावधानी बरतने की होती है, जैसे कि उनमें सबसे महत्वपूर्ण पानी की गुणवत्ता होती है। यहाँ पानी साफ़ सुथरा होना चाहिए, पानी का तापमान, पीएच, लवणता, उसमें घुलित ऑक्सीजन, ये सब एक इष्टतम सीमा में होनी आवश्यक है। पाइपलाइन जो होती है पीवीसी, जो कि उसमें पानी होता है, वो एक सही धातु का होना चाहिए, उसमें जंग नहीं लगी होनी चाहिए, और अगर हमको उसको मेंटेन करना हो तो हमें पास एक और वाटर सप्लाई या पानी का क्षेत्र होना चाहिए। टैंक के निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री ऐसी होनी चाहिए कि जो समुद्र के पानी में लीच ना करे और उसे साफ बनाए, क्योंकि इस तरह का जो पानी होता है उसके अंदर नीचे काई जम जाती है। टैंक की सफाई के लिए डिटर्जेंट का उपयोग से बचा जाना चाहिए, क्योंकि डिटर्जेंट जो होता है वो उसको नुकसान पहुंचाता है जीवों को, और जो ऐसे अनावश्यक जीव हैं उनको वहाँ पनपने ना दिया जाए। लार्वा को दिए जाने वाला शैवाल भोजन रोग मुक्त होना चाहिए, क्योंकि जो लार्वा होते हैं वो पानी के अंदर उपस्थित शैवालों को भोजन के रूप में उपयोग में लेते हैं, तो उसमें कोई रोग नहीं होना चाहिए। अतिरिक्त शैवाल के क्षय से बचने के लिए फीडिंग शेड्यूल और राशन सटीक होना चाहिए। परिस्थितियों के अनुकूल होने पर मौसम में हैचिंग ऑपरेशन से बचना चाहिए। उच्च मृत्यु दर होती है क्योंकि लार्वा प्रकृति में नाजुक होते हैं और पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील होते हैं। औसतन 25% स्पैट उत्पादन को संतोषजनक माना जा सकता है, हालांकि आदर्श परिस्थिति में 50% की दर भी प्राप्त हो सकती है। स्पैट रियरिंग, अब ये स्पैट रियरिंग क्या है? स्पैट रियरिंग खेती में रोपाई के लिए शुरू में स्थान बहुत छोटा और नाजुक होता है। इसे हैचरी में 1 महीने के लगभग 3 मिलीमीटर के आकार तक पहुंचने तक पालन करने की आवश्यकता होती है। स्पैट पालन के इस पारंपरिक चरण में अच्छा समुद्र का पानी, वातन और पर्याप्त मात्रा में बाहरी भोजन प्रदान किया जाता है। जो उसकी स्टार्टिंग में जो लार्वा होते हैं उनके बारे में, क्योंकि वो एक डेलिकेट सी होते हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई खोल नहीं होता, बहुत नाजुक होते हैं, इसलिए उनका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। स्थानीय शैवाल और डाइटम प्रजातियों की किस्म का उपयोग करते हैं, और जब स्पैट 3 मिलीमीटर का हो जाता है, क्योंकि उसके जो लार्वा होते हैं वो बड़े होते हैं तो उसको स्टेप कहा जाता है, तो उन्हें सावधानी से टैंकों में एकत्रित किया जाता है। एक सुरक्षा कवर के साथ ठीक जाल वाले वेलोन स्क्रीन नेट में रखा जाता है और खेती में
प्रत्यारोपित किया जाता है। जब सीप 25 मिलीमीटर तक पहुंच जाते हैं तो उन्हें उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है और नियमित टोकरियों में उगाया जाता है, उनको फिर सेपरेट कर दिया जाता है। युवा सीप कई शिकारियों का शिकार हो जाते हैं, इसलिए जिन क्षेत्रों में शिकार प्रचुर मात्रा में है उन्हें टाला जाना चाहिए। इन दुश्मनों को समय समय पर हटाकर नष्ट कर देना चाहिए। प्राकृतिक स्रोत में रिपेयरिंग से बीज पैट संग्रह, इस प्रकार की मोती सीप की खेती दुग्ध संग्रह के प्राकृतिक स्रोत से स्टॉक बढ़ाने और नाभिक आरोपण के लिए उपयुक्त आकार 20 ग्राम वजन तक उन्हें पुनर्व्यवस्थित करने से संबंधित है। थैंक यू।